स्वागत है प्रिय छात्रों। आपका बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का ये जो इलेक्टिव कोर्स है एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, इसके यूनिट 1 का ये 5वां लेक्चर है, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट ऑन सॉइल। यानी कि कृषि कचरे का मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कृषि कचरे का वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव है, और हमने वहाँ ये पाया था कि कृषि कचरा वातावरण के ऊपर काफ़ी तरह से हानिकारक प्रभाव डालता है, वातावरण को दूषित करता है, प्रदूषित करता है, वातावरण को ख़राब करता है। इस वजह से हमने ये समझा था कि इतना जब इसलिए वातावरण को इस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, इतना बैडली इम्पैक्ट कर रहा है, ख़राब प्रभाव डाल रहा है, तो कृषि कचरे का प्रबंधन सही से होना चाहिए। तो वातावरण के ऊपर इसका क्या प्रभाव है वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। वातावरण के अलावा इसका प्रभाव मिट्टी के ऊपर भी है। तो ये कृषि कचरा मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव डालता है, उस चीज़ को हम आज इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फेट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, यानी कि जो क्रॉप रेजिड्यू फसल अवशिष्ट पैदा होता है, फसल का जो अवशेष रह जाता है, उसका होता क्या क्या है आगे चल के, उसको बोलते हैं फेट। वो आगे चल के कहाँ जाता है या कहाँ कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, उस चीज़ को समझेंगे तो हम देखेंगे कि उसका कुछ भाग मिट्टी में जाता है या मिट्टी में नहीं भी जाता तो मिट्टी पे पड़ा रहता है, तो वो कैसे प्रभावित करता है मिट्टी को। इफेक्ट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग ऑन सॉइल। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर क्रॉप अवशेष को अच्छे से प्रबंधित ना किया गया तो जलाया ही जाता है। एक आसान तरीका जो किसान इसको समझते हैं और जलाते हैं। उसका प्रभाव, हानिकारक प्रभाव वातावरण पे है। यहाँ पर हम देखेंगे उसका क्या प्रभाव मिट्टी के ऊपर है। यहाँ पर हम एक बात करेंगे एडवांटेज ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। क्या इसको जलाने से कुछ लाभ भी हो सकता है, उस बात को भी यहाँ समझा जाएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इनटू सॉइल, अगर जलाया नहीं जाएगा तो इसका क्या तरीका हो सकता है। तो इसका एक तरीका हो सकता है इसको मिट्टी में ही मिला दिया जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है मिट्टी के ऊपर। और ये जो कृषि कचरा बाहर पड़ा रहता है, ओपन यार्ड डंपिंग, यानी कि सड़क के किनारे पड़ा रहता है और सड़ता रहता है, उसका मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव है, ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आज के हम इस लेक्चर में समझेंगे। फेट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, इसको समझने के लिए हमने नीचे ये जो पॉइंट्स दिए हैं कि अगर कृषि विधि का जो अपशिष्ट है, फसल का जो अवशेष भाग है, उसको बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कृषि कचरा। हम पिछले 2-3 लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि कृषि कचरा क्या चीज़ है। हमने बताया कृषि गतिविधियों से जो भी ऐसा पदार्थ निकलता है जो कि हमारे उपयोग का नहीं है, उसे हम कृषि कचरा कहते हैं। इसमें भी देखिए 3 तरह के भाग हो गए। हमने आपको अलग बताया था कि किस गतिविधि से कौन सा भाग आता है। खेती करने से क्या आता है, खेती करने से हमारे को पुआल, भूसा, ये चीज़ें मिलती हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग, जब इसकी प्राथमिक प्रक्रिया होती है तो वहाँ से हमको चावल का भूसा या राइस ब्रान, चोकर, ये चीज़ें मिलती हैं। और एक कचरा मिलता है हमको एनिमल हस्बेंड्री से, गोबर और मरे हुए जानवर, उनकी त्वचा और उनकी हड्डियाँ। तो ये यहाँ पर देखिए, इसको 3 भाग में हमने जो अलग अलग गतिविधि से अलग अलग कचरा मिलता है, इसको ऐसा भी बात समझ सकते हैं। कृषि कचरा तो मोटे तौर पे सब है। एक होता है क्रॉप रेजिड्यू, यानी फसल अवशिष्ट, फसल अपशिष्ट या अवशेष भाग, फसल का जो अवशेष भाग है वो हो गया क्रॉप रेजिड्यू। यानी कि जब हमने खेत में फसल उगाई तो उसका जो आर्थिक भाग है वो हमने काट के जब ले लिया तो बचा हुआ भाग हमने खेत में वहीं छोड़ दिया। हमने गेहूं का उदाहरण लिया था, हमने गन्ने का उदाहरण लिया था कि जब हम गन्ना काटते हैं तो गन्ने का स्टेम, उसका तना हम काट के ले आते हैं, उसकी सूखी पत्तियां सब खेत में छोड़ आते हैं। क्रॉप, उसको बोलते हैं शुगर केन ट्रैश। शुगर केन ट्रैश के नाम से क्रॉप रेजिड्यू, यानी कि फसल अवशेष पैदा होता है, फसल अपशिष्ट पैदा होता है। तो एक तो हो गया क्रॉप रेजिड्यू, फसल अपशिष्ट। दूसरे को हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो ये जो बाई प्रोडक्ट है, जो उत्पाद, जब हम कुछ उत्पादन, जैसे हम सोयाबीन की हम खेत प्रोसेसिंग करते हैं और सोयाबीन से तेल निकालते हैं,
तो सोयाबीन डी ऑयल के एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। तो जैसे हमारा जो उत्पाद है वो सोयाबीन का तेल है, और जो दूसरा अब उप उत्पाद है, या उसको हम बोल सकते हैं क्रॉप रेजिड्यू, ये हमारा DOC है, तो वो भी कृषि कचरा है, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट। और तीसरा हमारा वेस्ट यानी कचरा, जो पूरी तरह से कचरा है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी के ऊपर कृषि कचरे का क्या प्रभाव है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर क्रॉप रेजिड्यू इसलिए लिखा है, फसल अवशिष्ट, क्योंकि देखिए जो कचरे के तौर पे जो उत्पादन हो रहा है, क्रॉप रेजिड्यू का हो रहा है या बाई प्रोडक्ट का हो रहा है, मिट्टी के ऊपर उसका अध्ययन हम तभी कर पाएंगे जब हम वो मिट्टी में जा रहा हो। कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो कृषि के बाई प्रोडक्ट या कृषि कचरा या क्रॉप रेजिड्यू के तौर पे आते हैं, लेकिन फिर वो मिट्टी में नहीं जा रहा, किसी और काम में लग गए, तो उसका मिट्टी के ऊपर कोई प्रभाव है, उसका अध्ययन करने की क्या ज़रूरत है? उसका तो कोई प्रभाव नहीं है, वो तो निकाल लिया हमने वहाँ से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड लगाई है, फेट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू की, यानी ये जो फसल अपशिष्ट है ये कहाँ कहाँ जा रहा है। फसल अपशिष्ट अगर इसका समुचित प्रबंधन ना किया जाए तो ये जलाया जाता है या फिर कहीं खुले में फेंक दिया जाता है। फसल अपशिष्ट अगर जलाया जाए तो उसका मिट्टी पे प्रभाव होता है। तो वातावरण का प्रभाव मैंने पिछले बार समझा था, आज मिट्टी का प्रभाव समझेंगे। फसल अपशिष्ट अगर समुचित प्रबंधन ना किया जाए, बाहर कचरे में कहीं खुले में फेंक दिया जाए, तो उसका वातावरण पे क्या प्रभाव होता है हमने पिछली बार समझा था, आज हम समझेंगे उसका मिट्टी पे क्या प्रभाव है। अब अगर उसका समुचित प्रबंधन किया जाए तो उस प्रबंधन प्रक्रिया में क्या वो फसल अवशिष्ट मिट्टी में जा रहा है? तो एक इसका प्रबंधन है ऑन फार्म मैनेजमेंट, यानी कि इसका वहीं खेत पर ही प्रबंधन करना है। जैसा कि हमने बताया, फसल अवशिष्ट उत्पादन के बाद हम लेके तो आते नहीं हैं, खेत में छोड़ आते हैं। खेत में छोड़ आए और वहीं पड़ा रह गया मिट्टी में, चाहे ऊपर पड़ा रह गया या मिट्टी में जोता उसको, तो उसका कुछ प्रबंधन हम कर रहे हैं, तो वो ऑन फार्म मैनेजमेंट है। अगर हम उसको फिर सारे उत्पाद, जैसे हम कृषि का उत्पादन लेके आते हैं बाहर से, वैसे हम सारे बाई प्रोडक्ट उसके अपशिष्ट भी ले आए खेत से बाहर निकाल करके, फिर उसका कुछ प्रबंधन किया, तो वो ऑफ फार्म मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि फार्म के बाहर, खेत के बाहर उसका प्रबंधन, खेत के बाहर कचरे का प्रबंधन। ऑन फार्म मैनेजमेंट हुआ खेत पर ही कचरे का प्रबंधन। तो ऑन फार्म मैनेजमेंट की दो प्रक्रिया है, दो तरीके हैं। एक है इनकॉर्पोरेशन इनटू द सॉइल, यानी उस फसल अवशिष्ट को मिट्टी में मिला देना। दूसरा है मल्चिंग, यानी वो जो फसल का अवशिष्ट हमको मिला है उसको मल्चिंग के तौर पे, जो अगली फसल की हम खेती कर रहे हैं उसमें हम उसको मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इकट्ठा करके कहीं रख लिया, किसी और फसल में मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल किया, तो वो भी ऑन फार्म मैनेजमेंट, यानी खेत पर ही कचरे का प्रबंधन हो रहा है, ऐसा उसको हमको समझना है। तो अभी आप देखिए बर्निंग खेत पे ही हो रही है, उसका मिट्टी पे कुछ प्रभाव है। ओपन या डंपिंग भी खेत पे ही हो रही है, या खेत के किनारे हो रही है तो फिर भी ज़मीन पे ही हो रही है, तो उसका भी मिट्टी पे कुछ प्रभाव है। मिट्टी में मिला दिया गया कृषि कचरे को, ऑन फार्म मैनेजमेंट, खेत पर ही उसका प्रबंधन किया गया या मल्चिंग की गई, तो उसका मिट्टी पे क्या प्रभाव है। ऑफ फार्म मैनेजमेंट जो हम करते हैं, तो हम कृषि कचरे का मिट्टी पे क्या प्रभाव है ये कैसे अध्ययन करें। एनिमल फीड, जब कृषि का कोई कचरा निकला और उसका उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है, तो फिर वो मिट्टी को प्रभावित तो नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, ना अच्छा प्रभाव डाल रहा है ना बुरा डाल रहा है, तो वहाँ प्रभाव अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्विटिंग, अगर उसके ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ब्रिक्विटिंग और फ्यूल इन फर्नेस, उसका मिट्टी पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, कोई लाभकारी प्रभाव नहीं है, मिट्टी में जा ही नहीं रहा है। एल्कोहल प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन करके अगर हम किसी कचरे से अल्कोहल बना रहे हैं, या हम फर्मेंटेशन करके कृषि कचरे से हम पावर जनरेशन कर रहे हैं, या हम मशरूम उत्पादन में कृषि कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृषि कचरे का समुचित प्रबंधन हो रहा है, खेत के बाहर हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑफ फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं। इसका मिट्टी में कोई प्रभाव बुरा या लाभकारी नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी में जा ही नहीं रहा है। बायोगैस प्रोडक्शन हम करते हैं, या हम मैन्योर बनाते हैं, या हम कंपोस्टिंग करके उसका हम खाद बनाते हैं, कार्बनिक खाद बनाते हैं, तो इसका मिट्टी के ऊपर ज़रूर प्रभाव है, क्योंकि भले हमने इसका प्रबंधन खेत के बाहर किया है,
लेकिन उसके बाद जो भी हमें उत्पाद मिला वो वापस हमारा खेत में ही जाने वाला है, तो उसका मिट्टी पे क्या प्रभाव है उसका भी अध्ययन करना है। इसलिए जब हम कृषि कचरे का मिट्टी पे प्रभाव अध्ययन कर रहे हैं तो पहले हमें यह समझें कि कृषि कचरे का कौन कौन सा भाग मिट्टी में जा रहा है या मिट्टी में रह जा रहा है, उसका ही हम मिट्टी पे प्रभाव अध्ययन करें। तो एक हमने आपको सबसे पहला यहाँ पॉइंट है कि कृषि का कचरा यानी कि क्रॉप रेजिड्यू, यानी जो फसल अवशिष्ट है, कृषि कचरे का वो भाग जो फसल अवशिष्ट है, क्रॉप रेजिड्यू है, उसका समुचित प्रबंधन ना किया जाए तो खेत पर जलाया जाता है। आप हमारे पिछले लेक्चर में देखें तो हमने आपको बताया था कि जब फसल अवशिष्ट को खेत पर ही जला दिया जाता है तो उसका वातावरण पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उसका मिट्टी का हानिकारक प्रभाव इधर दिया गया है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ कार्बन, लॉस ऑफ सॉइल फोना, डिटोरिएशन इन सॉइल फर्टिलिटी और लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो मिट्टी से भी, जैसे हम बोलते हैं वातावरण में भी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, हम देखेंगे मिट्टी में भी फसल अवशिष्ट जलाने से मिट्टी की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कम होती है या ख़त्म होती है। मिट्टी एक कार्बन का बहुत बड़ा स्रोत है, मिट्टी में बहुत सारा कार्बन एकत्रित होता है। ये कार्बन मिट्टी में अगर एकत्रित है तो मिट्टी में सॉइल फोना, सॉइल फ्लोरा एंड फोना मिट्टी में पनपते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिट्टी में पनपते हैं। ये कार्बन मिट्टी को उपजाऊ शक्ति देता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए स्रोत देता है और सूक्ष्म जीव इन स्रोत को वापस सॉइल न्यूट्रिएंट में बदल देते हैं, जो कि हमारे पौधे लेके अगले सीजन में अच्छे से वृद्धि करते हैं। और इसके वजह से मिट्टी के अंदर भी जैव विविधता बनती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो कार्बन का मिट्टी में होना लाभकारी है, लेकिन जब यही कार्बन जल करके हवा में आ गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, हवा में कार्बन भी ज़्यादा आई ऑक्सीजन से मिलके, तो जब ये कार्बन हवा में आ गई तो ये हानिकारक हो गई, हवा के लिए प्रदूषण। तो मिट्टी में कार्बन रहनी चाहिए, जलाने से कार्बन, मिट्टी की कार्बन हवा में निकल आती है, तो मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ा? लॉस ऑफ कार्बन, कार्बन का ह्रास हो गया, कार्बन की हानि हो गई मिट्टी से, जैव विविधता की हानि हो गई मिट्टी से। गर्मी इतनी हो जाती है मिट्टी की सतह पर, कार्बन भी निकल जाता है, नाइट्रोजन भी निकल जाता है मिट्टी की सतह से, क्योंकि नाइट्रोजन भी बहुत वोलेटाइल होता है, वो भी उड़ जाता है हवा में। तो सॉइल फ्लोरा एंड फोना, यानी मिट्टी में पनपने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम होती है, तो वो भी एक नुकसान है। फसल सतह पर जलाने का मिट्टी के ऊपर ये नुकसान है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है और मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। ये उसका हानिकारक प्रभाव फसल को सतह पर ही जलाने से हमको देखने को मिलता है। लॉस ऑफ कार्बन फ्रॉम सॉइल, कार्बन का मिट्टी से नुकसान होना, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों का नुकसान होना या कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, मिट्टी के जो पोषक तत्वों का चक्र है उसका बुरी तरह से प्रभावित होना, और मिट्टी की जो एक मिट्टी की सॉइल डिटॉक्सिफाइंग कैपेसिटी, यानी मिट्टी में कभी कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो मिट्टी के अंदर मौजूद जीव उनका क्षय करते हैं। ये इसको बोलते हैं मिट्टी की सॉइल डिटॉक्सिफाइंग कैपेसिटी, इसका भी नुकसान होता है। नाइट्रोजन और कार्बन का मिट्टी से नुकसान होता है, और फसल के जो अवशिष्ट हैं इसको जलाने के तुरंत बाद जो इतना तापमान बढ़ जाता है मिट्टी का, इससे मिट्टी के तमाम जीव मर जाते हैं। ये सब हानिकारक प्रभाव फसल को मिट्टी की सतह पर, फसल के अवशिष्ट को मिट्टी की सतह पर जला देने से मिट्टी में पड़ते हैं। फसल के अवशिष्ट को मिट्टी की सतह पर जला देने से एक प्रभाव और पड़ता है, जब हमने बताया सब सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, पोषक तत्व का नुकसान हो जाता है, तो भाई मिट्टी में जो बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं वो भी तो मर जाएंगे। हमने इसलिए आखिरी पॉइंट इटैलिक्स में लिखा, किलिंग ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज एसोसिएटेड विद स्टबल एंड स्ट्रा। भूसे और पुआल के साथ जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसके सभी जीवाणु मर जाते हैं। मिट्टी से, मिट्टी जनित जो हम जिन्हें बोलते हैं मृदा जनित रोग, पौधे में जो हम अगले सब फसल की खेती करते हैं तो बहुत सारे उसमें ऐसे रोग लगते हैं जिन्हें बोलते हैं मृदा जनित रोग, सॉइल बॉर्न डिजीज।
ऐसे रोग के जो जीवाणु हैं मिट्टी में उपलब्ध, जलाने से वो भी मर जाते हैं। ये जो आखिरी पॉइंट है, ये फसल अपशिष्ट को मिट्टी की सतह पर जला देने का लाभकारी पॉइंट है। ये बात हम किसानों को आमतौर पर नहीं बताते हैं, लेकिन आप लोग BSc AG कर रहे हैं, आप लोग जब कृषि विशेषज्ञ बन के बाद में किसानों के यहाँ जाएंगे तो आपको पता है फसल अवशेष जलाने का वातावरण पे क्या हानिकारक प्रभाव है, आपको पता है फसल अवशेष जलाने का मिट्टी पे क्या हानिकारक प्रभाव है। और वातावरण पे जो हानिकारक प्रभाव है वो केवल किसान को ही हानि नहीं पहुंचाता है, वो सब पूरी आम जनता को और शहर में रहने वालों को भी हानि पहुंचाता है। इसलिए सरकार की भी नीति है कि फसल अवशेष जलाया ना जाए, तो इसलिए हम किसानों को बताते नहीं हैं कि फसल अवशेष जलाया जाए। लेकिन कृषि विशेषज्ञ के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एक हानिकारक, एक लाभकारी प्रभाव भी है। तो वैसे हम किसानों को नहीं बताते हैं, आप लोग को बता रहे हैं, जो कि कल को आप जाएंगे खेती पे तो क्या पता इसकी आवश्यकता पड़ जाए कभी। राजस्थान में मेरे को इसकी 2 बार आवश्यकता पड़ी, मैंने किसानों को धीरे से बोला कि आप जला दीजिए इसको। वहाँ सब्जी की खेती बहुत होती है, खीरा की, टमाटर की और गाजर मिर्ची। वहाँ क्या होता है, आजकल सब्जी में निमेटोड एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। निमेटोड जड़ों में गांठ बनती है और जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, फिर ऊपर से पौधा सूखने लगता है। क्योंकि जड़ों की वृद्धि रुक गई तो जड़ों में जो नए रेशे जब बनते हैं, रेशे वाली जड़ें बनती हैं जो कि खाद पानी लेती हैं मिट्टी से, क्योंकि जो पुरानी हो जाती हैं जड़ें, जब हार्ड हो जाती हैं तो वो सहारा देने वाली जड़ें बनती हैं, और जो नई रेशे वाली जड़ें हैं वो ही खाद पानी लेती हैं। तो उनका वृद्धि रुक जाती है क्योंकि वहाँ तो गांठ बन गई है, निमेटोड ने अटैक किया है और फसल सूखने लगती है। तो निमेटोड का जो निमेटीसाइड का हम स्प्रे करने की बात करते हैं या मिट्टी में अप्लाई करने की बात करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन, सॉइल स्टेरलाइजेशन, ये सब जो भी हम, या गेंदा की खेती कर ली जाए एक बार, या खेत में कुछ गेंदा भी लगा दी जाए, एक लाइन छोड़ करके 2 लाइन, एक लाइन गेंदा लगा दी जाए। तो इस तरह की जो हम बात करते हैं कि नेमेटोड से बचने के लिए इस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, हम बताते हैं किसानों को। इन सबसे राहत तो मिलती है अपने को, और नेमेटोड खत्म नहीं होता। कृषि वैज्ञानिकों के लिए आज की तारीख में नेमेटोड एक बड़ी समस्या है। नेमेटोड का हल ढूंढने में आज जो पादप विज्ञान से जुड़े हुए कृषि वैज्ञानिक हैं, इसके ऊपर बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। ये अभी इस समस्या का हल मिला नहीं। हमने देखा है कि अगर जब फसल अवशिष्ट को मिट्टी की सतह पर जला दिया जाए तो अगली फसल पर नेमेटोड का प्रभाव काफ़ी हद तक एकदम बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर कम हो जाता है। कुछ सालों बाद वो फिर विकसित होने लगता है, 3 साल या 4 साल के बाद फिर विकसित होने लगता है, लेकिन अगले 3 साल के लिए बहुत नुकसान खत्म हो जाता है। तो ये एक इसका फ़ायदा भी है। तो हमने आपको बोला एडवांटेज ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। अब आप बोलेंगे अरे तो साहब बड़ा आश्चर्य लग रहा है हमको, पिछले लेक्चर में बात हुई फसल अवशेष जलाने का बड़ा नुकसान है, वातावरण के ऊपर बहुत नुकसान है। इस लेक्चर में बात हुई कि फसल के अवशिष्ट को जलाने का वातावरण, मिट्टी में बहुत नुकसान है। तो यहाँ कुछ फ़ायदा भी इसका हो सकता है क्या? फ़ायदा एक तो हमने आपको बताया कि ये जो हमने आपको बताया, ये हमने आपको बताया फसल अवशिष्ट जलाने का मिट्टी पर क्या प्रभाव है। ये मिट्टी के नुकसान है सारे ऊपर के, और ये नीचे का जो फ़ायदा ये मिट्टी पर। यहाँ पे जनरल बात हम आपको बता रहे हैं कि फसल अवशेष जलाने का किसान को क्या फायदा है। तो एक तो वही है कि इट किल्स सॉइल बॉर्न पैथोजन, मृदा जनित रोगों का वो मार देता है। एक फायदा किसान को यह है कि अगले फसल की प्लांटिंग के लिए उसका समय बचता है। इतना बड़ा, इतना रेजिड्यू अगर आप पहली फोटो में देखें तो कितना फसल अवशिष्ट खेत पर है, इतना सब किसान के लिए खेत से हटाना या खेत में जुताई करके अंदर दबा के सड़ना, फिर अगले फसल की तैयारी करना, समय लगेगा, खर्चा लगेगा। खर्चा बचता है, समय बचता है, और आप देखिए जलाने के बाद खेत पूरी तरह से साफ, पूरा साफ खेत अपने को मिलता है, जुताई करो और फसल बो दो बस। तो इससे समय बचता है, इससे खर्चा बचता है, अगली फसल के लिए खेत साफ और तैयार मिलता है। तो ये किसानों को इससे फ़ायदा मिलता है, और एक ही मृदा जनित रोग खत्म होते हैं। तो ये जो समय बचता है, ये हम एक फसल अवशेष जलाने का आम फायदा, साधारण फायदा बता रहे हैं। और यहाँ पर हम मिट्टी की बात कर रहे हैं कि फसल अवशेष जलाने का मिट्टी पर और क्या नुकसान है और एक क्या फायदा है। तो ये तो हो गई बात जलाने की। दूसरी बात है ऑन फार्म रेजिड्यू मैनेजमेंट की जो बात है। अगर अवशिष्ट को जलाया नहीं जाए
तो उसका ऑन फार्म मैनेजमेंट कैसे किया जाए, यानी कि इन कारपोरेशन हमने आपको बताया। इन कारपोरेशन का होता है कि उलट पुलट कर मिट्टी के नीचे इसको दब मिला देना, मतलब मिट्टी के नीचे मिट्टी उलट कर इसको नीचे दबा देना, फिर मिट्टी उलट कर करें कि इसके नीचे और दबा देना, पूरा मिक्स कर देना मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर मिला देना। तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, विद कारपोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इनटू सॉइल, मिट्टी के अंदर फसल अवशिष्ट को मिला देना। इसको मिलाने के लिए जाहिर है एक ट्रीटमेंट लगेगा। तो फसल काटने के बाद, निकालने के बाद सब पूरा ये जो चैफ, स्टबल, स्ट्रॉ सबके साथ खेत की सीधे जुताई कर दी जाती है। इसके लिए इक्विपमेंट लगता है, या मिट्टी पलट हल से कर सकते हैं, और ये पूरे सारे क्रॉप रेजिड्यू मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। अब ये जब मिट्टी में मिल गए तो है तो पड़े वो नीचे मिट्टी के ना, अब ये क्या काम करेंगे वहाँ पर, अब ये वहाँ क्या काम करेंगे, इंक्रीज इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होगी, मिट्टी के मिट्टी में पनपने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, मिट्टी का जो कार्बनिक तत्व है या जो कार्बनिक भाग है उसमें वृद्धि होगी, मिट्टी के भौतिक गुणों में भी वृद्धि होगी। भौतिक गुण जैसे कि मिट्टी का इनफिल्ट्रेशन रेट, वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट, पानी की अंतःसरण की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार होता है, मिट्टी के जल धारण क्षमता में सुधार होता है, और मिट्टी का जो इरोजन होता है, ह्रास होता है, उसमें भी रोक लगती है। तो ऑन फार्म क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मिट्टी के अंदर ही क्रॉप रेजिड्यू को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, और इससे हमारी मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होना, और जैविक गुणों में सुधार होना, और जैव विविधता और उसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट हैं, पोषक तत्व हैं मिट्टी के, उसमें भी सुधार होना, इस तरह इसमें फायदे होते हैं। अभी दूसरा एक हमने आपको बताया, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है तो खेत के किनारे कहीं फेंक दिया जाता है, तो इसका क्या क्या हानिकारक प्रभाव है। एक्युमुलेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड इनटू सॉइल, इनटू लीचेट्स आल्सो। लीचेट्स में जो जब ये वोलेटाइल फैटी एसिड जब मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी बहुत नमी होती है, यहाँ की पानी आता है, पानी भरता है, लीचिंग होकर के भी ये वोलेटाइल फैटी एसिड पानी में मिलेंगे। मिट्टी का pH 7.5 से गिर के 6.5 तक आ जाता है, 1 डिग्री pH गिर जाता है मिट्टी का। मिट्टी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जीव पनपते हैं, उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर मिथोजेनिक जीव आते हैं, फिर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो मिट्टी पे क्या प्रभाव है कि मिट्टी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ये जो खेत के किनारे पड़ा सड़ता वाला कचरा है, इससे फिनॉल कंटेंट भी बनता है, और ये भी मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है। यूट्रोफिकेशन की चर्चा पहले भी हो चुकी है कि वेस्ट का क्या क्या नुकसान है, तो उसके वेस्ट का एक जो प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय वेस्ट से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं। यूट्रिफिकेशन मतलब ओवर नरिशमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। तो ये जो मिट्टी में इतना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ और न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सब पैदा हो जाएंगे, और मिट्टी यहाँ की नम रहती है, ये लीचिंग के द्वारा या रन ऑफ के द्वारा ये सारे तत्व पानी में मिलेंगे, और फिर पानी की सतह पर इतना ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी कि पानी के नीचे कुछ पनपेगा नहीं। तो यूट्रिफिकेशन है ओवर नरिशमेंट, मतलब ज़्यादा पोषक तत्वों का होना। लेकिन चूंकि ये सारा सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत इतनी बढ़ जाती है, वृद्धि उस सतह पर हो जाती है कि बाकी जीवन का नुकसान तनाव होने लगता है, इसलिए हम इसको एक नुकसान के तौर पर बता रहे हैं। और ये जो कृषि कचरा है जो ओपन यार्ड डंपिंग में फेंक दिया गया है, इससे ऑर्गेनिक मैन्योर बन सकता था, डिकम्पोज करके खेती में काम आ सकता था। वो वेस्ट हो गया सारा का सारा, वहाँ किनारे पड़े होते अनकंट्रोल्ड एकदम डिकम्पोजिशन से सड़कें खराब होता है, लेकिन मिट्टी के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है। लेकिन हमारे को जो एक ऑर्गेनिक मैन्योर मिल सकता था वो इससे मिलता नहीं है, तो ये इसका एक नुकसान है। अगर इसका जो सड़ना है और ओपन यार्ड डंपिंग, तो सड़ने की प्रक्रिया में ये वातावरण को भी नुकसान करेगा, मिट्टी को भी करेगा, वो ठीक है। अगर वो सब एक स्टेज का है, यानी एक बार डाल दिया गया उसके बाद, क्योंकि ऐसे जगह क्या होता है जहाँ ओपन यार्ड डंपिंग होती है, बहुत डिफरेंट स्टेज के कचरा रहता है।
अलग अलग स्टेज का अगर होता है तो उसका वो प्रॉपर सड़ता ही नहीं है। अगर वो एक स्टेज का और प्रॉपर सड़ गया तो फिर वहाँ से हमको एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, क्योंकि सड़ने के बाद फिर वो खेत में डालने के लिए एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, तैयार होता है वहाँ पर ओपन एयर डंपिंग में चूँकि स्टेज अलग अलग है तो आमतौर पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने आपको आज बताया कि अगर बर्निंग की जाती है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट तो उसका मिट्टी पे क्या हानिकारक प्रभाव है, बर्निंग ना करके अगर ओपन एयर डंपिंग की जाती है तो उसका मिट्टी पे क्या हानिकारक प्रभाव है, और अगर इस कचरे को मिट्टी में मिला दिया जाता है तो उसका मिट्टी पे क्या प्रभाव है, फायदेमंद प्रभाव है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि हमने देखा जो चीज़ मिट्टी में नहीं जा रही है उसकी अध्ययन तो करना नहीं है, उसका क्या प्रभाव है मिट्टी पर, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जो चीज़ मिट्टी में जाए जैसे मल्चिंग ऑफ फार्म मैनेजमेंट भी अगर होता है, बायोगैस बनता है या कंपोस्टिंग बनता है, उसके बाद वो मिट्टी में ही आता है, तो उसका मिट्टी पे क्या प्रभाव है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हमने आज ये सीखा आज के लेक्चर में। अभी कल तक का लेक्चर सुनने के बाद आपको लगा कि इसका अरे वेस्ट का तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान है वातावरण के ऊपर, मिट्टी के ऊपर भी हमने आज नुकसान बताया, आपको लग रहा होता है वेस्ट तो भाई बड़ी भारी समस्या पैदा कर रहा है। लेकिन कृषि कचरा जो कि बायोडिग्रेडेबल नेचर का कचरा है, जो कि कार्बनिक कचरा है, उसका बहुत सारा मिट्टी के ऊपर लाभकारी प्रभाव भी है। तो हमारे दिमाग से ये बात निकली कि कचरे का सिर्फ हानि ही हानि है, कचरा ढंग से प्रबंधन न किया जाए तो हानि है, अच्छे से प्रबंधन किया जाए तो लाभ है। तो हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट दोनों आज हमको एग्रीकल्चर वेस्ट का समझ में आया, और हमको ये भी समझ में आया कि जब हानि और लाभ समझ में आ गया तो ये तो एकदम दिमाग में क्लियर होगा ना कि हमको क्या कृषि कचरे का सही प्रबंधन क्या है और गलत प्रबंधन क्या है। वो चीज़ें आज हमको इस लेक्चर में क्लियर हुई। आपको दोबारा पढ़ना हो तो एक रेफरेंस है, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग कंसिक्वेंसेस ऑफ सॉइल, ये हरित धारा करके एक मैगजीन आती है, उसमें जुलाई से दिसंबर का जो त्रैमासिक उनका 6-6 महीने का जो इशू है, जो जुलाई दिसंबर वाला इशू है 2019 का सेकंड इशू, उसमें निकला हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।